हेलो दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। आज है 31 जुलाई 2023 और आज आप सभी के मोबाइल पे एक एसएमएस ज़रूर आ गया होगा कि आज है आखिरी तारीख आईटीआर रिटर्न जो होता है आयकर का वो फाइल करने की। आपस में जो लोग हैं वो भी आपसे पूछ रहे होंगे कि आपने अपना आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। अब जिन लोगों ने नहीं किया है तो ऐसे में क्या होगा, जो लोग लेट हो गए हैं वो क्या कर सकते हैं, ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है सीए हर्षल भावसार जी को, जो कि आपके सवालों के उत्तर देंगे। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैडम। दर्शकों, हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो आयकर रिटर्न से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, कोई समस्या है तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। जो भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं, क्योंकि बात चल रही है आयकर रिटर्न की, तो आखिर ये किसे भरना होता है? आयकर रिटर्न हर वो आदमी जिसकी आय टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है उसे भरना ज़रूरी है। टैक्सेबल आय जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की है वह 5 लाख रुपए है। तो यदि आप 5 लाख ऊपर से ऊपर कमाते हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, सैलरी से, बिजनेस से, पेंशन से, एफडी के ब्याज से, एग्रीकल्चर से, तो आपको आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। और जो 31 जुलाई है वो उनकी लास्ट डेट है। जिनके लिए अभी ऑडिट नहीं केस है उनके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट करी है। जी, तो वैसे तो काफ़ी लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये रिटर्न भरा क्यों जाता है? यह रिटर्न बहुत सारे कारणों के लिए भरा जाता है। पहला तो ये है कि आप सरकार को खुद बता रहे हैं अपनी सोर्स कि आपने जो साल भर में अप्रैल 22 से लेकर मार्च 23 में आपने जो भी काम किया है, आपने जो भी आय अर्जित की है, उस आय का सोर्स क्या है। यानी कि आप क्या नौकरी पेशा हैं, या फिर आप बिजनेसमैन हैं, या फिर आप किसी कोई प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसा मिला है। आपका सोर्स क्या है, आपने किस प्रकार से आय अर्जित की है। क्या वो आय कहीं ऐसे कोई फंड से नहीं है जो सरकार जिसके लिए डिसअलाउ करती है, या फिर सरकार जिसको प्रोत्साहित नहीं करती है। इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए आपको आयकर रिटर्न में जानकारी भरनी होती है और आयकर रिटर्न आपको जमा करना पड़ता है। जी, जैसा कि आपने भी बताया और काफ़ी लोग जानते भी हैं कि आज है आखिरी तारीख आयकर रिटर्न को भरने के लिए, तो कितने बजे तक भरे जाएंगे फॉर्म? अभी तक सरकार ने डेट एक्सटेंड करी नहीं है और 31 जुलाई क्योंकि आज लास्ट डेट जो निर्धारित है सरकार द्वारा, तो आज 11:59 तक आप अपने बिना किसी विलंब शुल्क के आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जी, तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक दाखिल नहीं किया है अपना आयकर रिटर्न और वो करना चाहते हैं, तो क्या वो स्वयं कर सकते हैं या फिर किसी को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, अगर वो स्वयं करना चाहें तो उसमें वो भी बहुत इजी प्रोसीजर है। गवर्नमेंट ने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी प्रस्तुत कर रखे हैं, प्रेजेंट कर रखे हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो किसी टैक्स कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं यदि आपके जो ट्रांजैक्शन है यदि उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है तो। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की कोई ऐसी वेबसाइट जहां पे जाके वो अधिक जानकारी ले सकें? incometax.gov.in पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी जानकारियाँ, रिटर्न कैसे भरते हैं उसकी जानकारियाँ, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं जानकारियाँ, उस पर आपको सब चीज़ें उपलब्ध बहुत इजीली हो जाएगी। जब इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं तो ऐसे में बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं और किसको कौन सा फॉर्म भरना होता है? देखिए, टोटल 7 प्रकार के फॉर्म होते हैं ITR 1 से लेकर ITR 7 तक, जिसमें इंडिविजुअल के लिए ITR 1 से लेकर 4 तक हैं। बाकी जो ITR 5, 6 और 7 है वो कॉर्पोरेट्स के लिए हैं, जिसमें 6 जो है कंपनी के लिए है और 7 जो है जो ट्रस्ट जो 12 है या ATG में रजिस्टर्ड है या किसी भी प्रकार का एग्जेम्पशन की छूट लेती है वो उनके लिए है। जी, कई बार कंफ्यूजन होता है कि किसी ने अगर पहली जॉब अपनी ज्वाइन की है तो उसे कौन सा फॉर्म भरना है, और अगर किसी ने अपनी जॉब चेंज की है तो उसके लिए भी क्या कुछ अलग से फॉर्म्स होते हैं जो भरने पड़ते हैं? देखिए, सारी जानकारी एक सिंगल ITR में जाती है। और यदि आपने जैसा बताया जॉब के बारे में है, इसका मतलब है कि वो आदमी सैलरीड है। तो सैलरीड यदि है और सिर्फ उसकी दूसरी आय यदि कुछ FD के ब्याज से है या सेविंग के ब्याज से है तो उसे ITR 1 दाखिल करना होता है। बिल्कुल। साथ ही अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस है, सरकारी अफसर है, वहाँ पे काम करता है सरकार के साथ, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड में भी वो इन्वेस्ट करता है, तो कौन सा उन्हें फॉर्म भरना पड़ेगा?
देखिए म्यूचुअल फंड है, अगर अगर म्यूचुअल फंड है या फिर उनका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट वगैरह है, तो सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए उन्हें कि उन्हें उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है। पहले सबसे पहले तो गणना इसकी कर दें, और गणना एक बार हो जाए उसके बाद यदि सब कुछ यदि वो सही कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद उनके लिए ITR 2 या ITR 3 जो भी फॉर्म डिपेंडिंग ऑन अदर सोर्सेज उनके क्या हैं उसके अनुसार वो डिसाइड होगा 2 या 3। जी, जैसा कि आपने बता ही दिया है कि आज जो अंतिम तारीख है और उसके साथ साथ समय के समय तक फाइल की जा सकती है। व्यक्ति अगर नहीं फाइल कर पाया आज की डेट में तो फिर क्या होगा? देखिए अगर आज की डेट में ईशा जी अगर व्यक्ति फाइल नहीं कर पाया तो उसे 4 प्रकार के नुकसान हैं। पहला नुकसान तो यह है कि यदि वो रिटर्न रिवाइज करना चाहेगा तो रिटर्न रिवाइज नहीं हो पाएगा। पहला नुकसान सबसे पहला ये है। दूसरा, यदि उसे किसी प्रकार का लॉस हुआ है, लॉस चाहे शेयर मार्केट में हुआ हो या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने पर नुकसान हुआ हो, और जैसा हम जानते हैं कि ये लॉस को अपना वो 8 साल तक नेक्स्ट 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो यदि वो आज के बाद रिटर्न भरता है तो वो 8 साल तक जो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना वो भी नहीं कर पाएगा। उसके अलावा यदि वो 31 जुलाई के बाद भरता है तो उसे इंटरेस्ट और पेनल्टी अलग है, वो भी पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या ना जाए, कार्यक्रम के दौरान आपकी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर मोबाइल नंबर, जो टेलीफोन नंबर है हमारा, वो दिखाया जा रहा है, जिसमें टोल फ्री नंबर भी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी सवाल है आयकर रिटर्न से संबंधित तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ आपको समस्या जा रही है, आपका जो रिटर्न है वो फाइल नहीं हो पा रहा है, तो उस समस्या का भी समाधान कैसे होगा इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर कोई व्यक्ति आयकर फाइल कर रहा है रिटर्न का। देखिए आयकर रिटर्न में जो आपको, जैसे मैंने बताया आपको, जो जानकारी हम देते हैं वो ये देते हैं कि हमारी किस इनकम से सोर्स है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो उस चीज़ के लिए यदि अगर आप सैलरीड हैं तो आपको फॉर्म 16 मिलता है जो आपको एम्प्लॉयर देता है, और यदि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के लिए यदि आप एक GST में रजिस्टर्ड हैं तो आपको GST का टर्नओवर जरूरी चाहिए आपका कि GST में टर्नओवर कितना हुआ, GST से आप रिटर्न से टर्नओवर निकाल लीजिए। और यदि आप GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको टोटल ये जानना जरूरी है कि टोटल बैंक में और आपने टोटल कैश में कितना व्यापार किया है। इसके अलावा यदि आप पेंशनर हैं या फिर अगर आपका FD से ब्याज आता है तो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी से मिलता है पैसा, मतलब किराए से इनकम है यदि आपकी है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपने कितना टोटल आपको किराए से आय हुई है, और साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपने साल भर में कितना प्रॉपर्टी टैक्स पे किया जिसके अगेंस्ट आप ये इनकम की छूट मांग रहे हैं। तो अगर कोई अपना ITR फाइल कर रहा है तो ऐसे में ये डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं साथ में। ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जब भी ITR दाखिल किया जाए तो आपको पता हो कि हम सोर्सेज जिससे हम डिफाइन कर रहे हैं चीज़ें वो हमें मालूम हो और हम करेक्ट हेड में इंफॉर्मेशन को डाल सकें। जी, इनमें से अगर कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब बाकी सब है, एक आध नहीं है, तो भी क्या फाइल हो जाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा? देखिए ऐसा नहीं है। आज की डेट में इनकम टैक्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत डिपेंडेंट है। इनकम टैक्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है। गवर्नमेंट ने उसके लिए एक नया फॉर्म लॉन्च किए हैं, 2 नए फॉर्म, AIS और TIS। AIS और TIS में आपकी मैक्सिमम चीज़ें जो आपको रिटर्न्स में शो करनी होती हैं वो ऑलरेडी शो हो जाती हैं। जैसे आपको पहले पता होगा कि पहले फॉर्म 26A हुआ करता था, पर 26A की भी कुछ बाध्यता है कि यदि आपका टैक्स एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर होगा तभी आपका TDS कटता था, वरना TDS कटता नहीं था। सेविंग अकाउंट में यदि आपको पैसा मिलता था क्योंकि उस पर TDS की बाध्यता नहीं थी तो बैंक उसको रिपोर्ट नहीं करता था जी। पर इनकम टैक्स ने नए फॉर्म लॉन्च कर दिए हैं जो आपको लॉगिन करने के बाद दिख जाएंगे। उस फॉर्म को AIS और TIS कहते हैं। उसमें यदि अगर आपने किसी भी बैंक से 5,000 रुपए के ऊपर भी यदि सेविंग बैंक में प्राप्ति हुई है, या फिर आपने शेयर मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन किया है, आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, डिविडेंड आपको मिली है, आप किसी ने आपका पैन नंबर पे अगर आपने हाउस रेंट पे किया है, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी जो जानकारी गवर्नमेंट के पास होती थी वो जानकारी अब आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, और आपको उतने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है जो शायद पहले आपको बैंक की लाइन में लगकर आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांगना होता था, TDS सर्टिफिकेट मांगना होता था। अब वो एट अ क्लिक आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर हम किसान भाइयों की बात करें जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड अपना काम कर रहे हैं, और ऐसे में क्या इन्हें भी भरना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न? देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया, इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ आप उसको इस एंगल से देखिए कि वो आपका एक आय का प्रूफ करने का जरिया है जी। कि आप कितना कमा रहे हैं, आप सरकार को सिर्फ वो बता रहे हैं। सरकार आपसे कोई इन्फॉर्मेशन या आपसे कुछ इंक्वायरी नहीं कर रही है। सरकार आपसे कुछ पूछे उससे पहले आप सरकार को स्वयं बता दें कि ये मुझे जो आय हुई है वो कृषि से हुई है, या मैंने कोई प्लॉट बेचा है उससे हुई है, या मेरी नौकरी पेशा है उससे हुई है। तो सरकार को सिर्फ आप स्वयं बता रहे हैं, जिसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं।
तो रिटर्न इसलिए भरना जरूरी है ताकि आप खुद स्वयं बता सकें कि हाँ मेरी ये इतनी प्रूव्ड इनकम है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ और मैं इन सोर्सेज से पैसा कमाता हूँ। बिल्कुल। अगर हम मेडिकल प्रीमियम की बात करें तो किन्हें छूट दी जाती है, कितनी छूट मिलती है इस पे? देखिए मेडिकल प्रीमियम में यदि आप 60 साल से नीचे हैं तो आपको मैक्सिमम 25,000 रुपये तक की छूट मिलेगी प्रीमियम पे करने पे जी। और यदि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं और वो तो आपको 50,000 की एडिशनल छूट मिलेगी यदि वो 60 ईयर्स के ऊपर हैं तो। इसके अलावा यदि आप 60 साल के ऊपर हैं और यदि आपके पेरेंट्स भी 60 साल के ऊपर हैं तो वो लिमिट जो 25 और 50 की मिला के टोटल 1 लाख रुपए की हो जाती है। 50,000 आपके हाथ में और 50,000 माता पिता के लिए। पर ये सब चीज़ें तभी मिलती हैं कि जब आपने एक्सपेंडिचर किया हो और या फिर प्रीमियम भरा हो, मेडिकल प्रीमियम जिसे हम कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, तभी ये सब छूट आपको मिलती है। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान करते हैं और उसकी रसीद भी लेते हैं, तो क्या वो इसको शो करके उन्हें कुछ छूट मिलती है इसमें? देखिए ईशा जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। दान के केसेस में मैक्सिमम जो फ्रॉड हुआ करते थे पहले, डोनेशन के केसेस में हुआ करते थे, क्योंकि इनकम टैक्स एक सेल्फ असेस बेसिस पे काम करता है, एआई बेस्ड पे इसकी प्रोसेसिंग होती है। रिटर्न आप जब भरते हैं तो इसका प्रोसेसिंग जो है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु में एक सर्वर है, वहाँ प्रोसेस होता है जी। सर्वर एक सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटेड एक मैकेनिज्म है जहाँ पे किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं रहता। वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चेक करता है और उस ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को वैलिडेशन करने के बाद आपको डिमांड या रिफंड इशू होता है जी। तो इस केस में इनकम टैक्स एक बहुत बड़ी दिक्कत एक फेस कर रहा था कि 80G में जिसको हम छूट मिलती है जिस सेक्शन में हमें, उसमें वो छूट जो है वो वैलिड है कि नहीं है जी। तो ये जो समस्या है इसका भी बिल्कुल सोल्यूशन आपसे हम जानेंगे। इससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। मैं जानना ये चाहता हूँ जो हमारा 50 वर्ष होता है, मार्च में समाप्त होता है, अप्रैल से चालू होता है, तो आयकर रिटर्न भरने के लिए हमें जो है कौन सा महीना, कौन सा समय उचित होता है, इसलिए जो आयकर में हमें अच्छा लाभ मिल सके? जी, ये जो समय रहता है किस महीने से, मतलब फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें या फिर अगर इसकी भी तारीख की बात करें तो थोड़ा ये इसमें क्लैरिटी जानना चाहते हैं कि कब से शुरू होता है और कब तक भरना होता है। देखिए गवर्नमेंट जो फॉर्म है, जो यूटिलिटी है जिसमें ये सब चीज़ें भराती हैं, गवर्नमेंट उसको 15 अप्रैल या 20 अप्रैल तक यूटिलिटी रिलीज़ कर देती है। यूटिलिटी से कहेंगे कि फॉर्म कहेंगे, जैसा बैंक में आप फॉर्म भरते हैं पैसा निकालने के लिए, जमा करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्योंकि हर साल कुछ चेंजेस होते हैं बजट में, उस बजट के अनुसार एक यूटिलिटी जो है 15 अप्रैल या 20 अप्रैल तक रिलीज कर देती है जी। पर आप तब रिटर्न नहीं इसलिए भर सकते क्योंकि यदि आपका कहीं से टीडीएस कटा है और टीडीएस का यदि आपको रिफंड क्लेम करना है या फिर आपको एडजस्ट करना है रिटर्न में, तो आपको उसके लिए 31 मई तक का इंतजार करना पड़ता है। 31 मई जो है टीडीएस की रिटर्न भरने की Q4 की लास्ट डेट होती है। यदि आपका Q4 में टीडीएस कटा हुआ हो तो उसको यदि आपको देखना है अपने 26 से, जिसमें आपको टीडीएस की पूरी जानकारी मिलती है, तब आपको 15 जून तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आप 15 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में कभी भी अपना आयकर रिटर्न अपनी सुविधा अनुसार आप उसको सबमिट कर सकते हैं जी। साथ ही हम बात कर रहे थे दान से संबंधित जो डोनेशंस दिए जाते हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी दे रहे थे। तो जो पहले जो फ्रॉड मैकेनिज्म एक्टिविटी हुआ करती थी, गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए अब सभी जो डोनेशन संस्थाएं जो लेती हैं उस पर उनको कंपलसरी कर दिया है कि उनको 10E करके एक फॉर्म जो है 10BE करके उसको फॉर्म भरना जरूरी है। यानी कि यदि किसी को डोनेशन देता हूँ किसी भी ट्रस्ट को और जो 80G में रजिस्टर्ड है, यदि वो मेरे से अगर पैसा लेती है तो उसे मेरा आयकर नंबर डाल के, मेरा पैन नंबर डाल के वो मुझे ऑनलाइन एक रिसिप्ट देगी, जिसे 10BE फॉर्म में मुझे रिसिप्ट इशू होती है जी। जब यदि मुझे वो 10BE रिसिप्ट मिलेगी तभी मैं उसका डिडक्शन लेने के लिए, उसकी छूट लेने के लिए मुझे इजीली मिल जाएगा। मेरे पे कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी, मेरे से कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बोगस संस्थाएं हैं जो इन सब कामों में लिप्त हैं और गवर्नमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं डोनेशन के माध्यम से। जी बिल्कुल। इसी के साथ बहुत सारे एनजीओस रहते हैं जिनके अंडर में बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं, मतलब कंडीशंस अप्लाइड रहती हैं। अगर सपोज़ कोई एनजीओ है जिसके अंदर में कोई स्कूल चल रहा है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ऐसे में क्या उस एनजीओ को भी कोई फॉर्म भरना पड़ेगा? देखिए जैसा मैंने आपको बताया, आयकर रिटर्न भरने का मूल उद्देश्य जो ये है कि आप गवर्नमेंट को बता सकें कि आपकी आय किन सोर्सेज से होती है। अब जैसे आप एनजीओ हैं या सोसाइटी हैं और आप यदि स्कूल चला रहे हैं या फिर किसी भी पुअर नीडी के लिए हेल्प कर रहे हैं, कोई अनाथ आश्रम चला रहे हैं जी। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं एनजीओ। एक जो होते हैं वो 12A में रजिस्टर्ड होते हैं। 12A एक एग्जेम्पशन लिमिट है जिसमें यदि आप इनकम टैक्स में अप्लाई करते हैं तो आपको 85% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाता है। यदि आप टोटल खर्चा करते हैं तो टोटल आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, यदि 85% तक एक्सपेंस कर लेते हैं।
तो उसके लिए ITR 7 भरना पड़ता है। पर कुल मिला के बात ये है, जैसा आपने प्रश्न किया कि क्या उनको भरना जरूरी है, उसका सवाल का जवाब से इतना है हाँ, क्योंकि आपको ये बताना जरूरी है कि ये मैंने जो आय अर्जित की है वो मैंने कैसे की है। यदि आप स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में बच्चों से मैंने ली है, फीस ली है, या फिर मुझे किसी डोनेशन के माध्यम से मिली है, या मुझे कोई फॉरेन फंडिंग मिली है, तो सरकार को सिर्फ इतना बताना जरूरी है कि आपको पैसा कहाँ से मिला है। इसलिए आयकर रिटर्न जमा करना बहुत जरूरी है। जी, साथ ही में अगर किसी ने सोने की कोई चीज़ खरीदी है या फिर उसके पास कैश है, तो क्या इसको भी डिक्लेयर करना पड़ता है? देखिए, यदि आपका बिजनेस है, यदि आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो सोने की ज़रूरत तो डिक्लेयर करने की नहीं है। पर यदि अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके पास 31 मार्च 2023 में यदि व्यापार का अंत में जो शेष बचा रहता है कैश, उसको आपको रिटर्न में बताना पड़ता है। साथ में ही आपको अपने लेनदारी देनदारी का भी ब्यौरा देना पड़ता है जी। पर ये सिर्फ उनके लिए है जो बिजनेस करते हैं। यदि इसके अलावा यदि आपकी टोटल सकल आय यदि 50 लाख से ऊपर होती है तो भी आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि आपके पास टोटल कितने एसेट्स हैं, आपके पास जमीन कितनी है, गोल्ड कितना है, पॉलिसी कितनी है। जी। ये सब जानकारी आपको आयकर को देनी पड़ती है, क्योंकि आयकर समझती है कि जो 50 लाख से ऊपर कमा रहा है, यानी वो बड़ा व्यवसायी है या बड़ा सैलरीड पर्सन है, और उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ऐसे में भी इतनी जानकारी के बाद भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सोचता है कि उसे भरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से कमाई तो आ रही है, पार्ट टाइम जॉब हो या फिर अगर 9 to 5 की बात करें, कैसा भी जॉब हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं जमा कर रहा है, अपना रिटर्न नहीं दे रहा है, तो क्या कुछ नुकसान होते हैं इसके? देखिए, उससे बहुत नुकसान है। पहली बात तो ये है कि अगर यदि वो व्यक्ति कहीं पे भी लोन लेने के लिए जाता है तो लोन लेने के लिए जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है उससे वो इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है, क्योंकि ये एक वेल स्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि यदि आपने इनकम टैक्स में यानी गवर्नमेंट को आपने जो फिगर दिया है वो आय आप खुद स्वीकार करते हैं और अपने सेल्फ असेसमेंट से वो डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लोन लेने के लिए, उसके अलावा यदि और किसी दिक्कत से यदि आप बचना चाहते हैं या फिर अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या फिर TDS का रिफंड लेना चाहते हैं, यदि आपका एक्स्ट्रा कट गया है, तो उन सब चीज़ों के लिए रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। जी, कई लोग वेट करते हैं जिनकी सैलरी बहुत सारी नहीं है और उन्होंने अपना आय का रिटर्न भर दिया है, तो ऐसे में वो उसके रिफंड की मतलब इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आएगा, तो क्या कुछ ऐसी ड्यूरेशन रहती है? गवर्नमेंट की तरफ से ईशा जी कोई ऐसा टाइम निर्धारित नहीं है, पर फिर भी यदि अगर 6 महीने से ज़्यादा लेट होता है इनकम टैक्स रिटर्न में तो गवर्नमेंट आपको 6% के ब्याज के साथ आपको पैसा वापस करती है, जो आपका रिफंड होना है वो। जी, तो कई बार ऐसा है कि इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं रिटर्न का, लेकिन उसमें वो जो है ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। अब समस्या जा रही है, तो ऐसे में कहाँ संपर्क करना चाहिए? देखिए, ये बात बहुत आम हो गई है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले मैनुअल इनकम टैक्स ऑफिस में जमा हुआ करते थे। पर थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू द डिजिटलाइजेशन कि आज सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, आप घर बैठे अपने कर सकते हैं। पर घर बैठे यदि हम करते हैं तो एक सर्वर है जिस पे हम लोग पिंग करते हैं और उस पर रिटर्न भरते हैं, तो सर्वर की भी एक बाध्यता होती है। कई बार जैसा आपने सुना होगा कि IRCTC का सर्वर क्रैश हो गया जी। या फिर बैंकिंग का सर्वर क्रैश हो गया, ज़्यादा लोड आ जाए, तो अगर ऐसी कुछ समस्या आप यदि फेस करते हैं तो incometax.gov.in पे साइट पे जाके जी, इस पे जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं या फिर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही विपिन जी जुड़ गए हैं हमारे साथ सागर से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैम, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था, वैसे तो कहा जाता है कि हर एक करदाता एक राष्ट्र निर्माता, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जो लोग आयकर रिटर्न भरने के दायरे में तो आते हैं यहाँ पर, लेकिन आयकर विभाग से इनकम टैक्स से अभी दूर है या फिर वो छिपना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या हम लोग शिकायत कर सकते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो उसके दायरे में तो है पर अभी भरती नहीं है? जी, देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट के पास आप मान के चलिए सब इन्फॉर्मेशन है। जो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि इन्फॉर्मेशन कंप्लेन कर सकते हैं, पर कंप्लेंट डायरेक्ट इनकम टैक्स को नहीं होती है। इसके लिए अलग अलग एजेंसीज हैं, जैसे ED है, EOW है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, तो वहाँ पर आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी इनकम टैक्स के पास जैसा मैंने बताया आपको पहले ही कि AIS और TIS जब से इन्फॉर्मेशन इन्होंने इनकम टैक्स पेई के साथ इन्होंने शेयर करना चालू की है, तो उसमें एट अ वास्ट स्ट्रेच आप यदि कभी खोल के देखेंगे तो उसमें डिटेल आती है, चाहे आपने डिविडेंड से इनकम करी हो, आपने शेयर्स बेचे हो, म्यूचुअल फंड बेची हो। क्योंकि यदि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैं, तो जब से AIS TIS नहीं था आज से 2 साल 3 साल पहले, तो शायद ही बहुत कम लोग थे जो शेयर से अपने ट्रांजैक्शन बताते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बोलते थे हमें नुकसान हुआ, हमें बताने की जरूरत नहीं है, या तो बताते नहीं थे या कंसल्टेंट से शेयर नहीं करते थे। पर क्योंकि जब से AIS या TIS आया है तो गवर्नमेंट के पास जब से
इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है, इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि राइट फ्रॉम कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसकी परचेज प्राइस क्या थी, सेल प्राइस क्या है, उसको डिविडेंड से कितनी इनकम मिली है, एफडी से कितना ब्याज मिला है, जो एफडी की इनकम वो दिखा रहा है वो सही है कि नहीं है। जी। तो गवर्नमेंट के पास सारा डाटा अवेलेबल है, आप सिर्फ अपनी तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं और कुछ नहीं। उन्हें सब पता है आप क्या कर रहे हैं, आपने कितना पैसा साल भर में कमाया है, आपके बैंक में क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, आप उस ट्रांजैक्शन को रिटर्न के थ्रू सिर्फ जस्टिफाई कर रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जी, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आपके में आय आ रही है, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं जो बैंक्स होते हैं उन्हें पता तो रहती है ये वाली चीज़, तो आपको कहीं डिसएडवांटेज ना हो, उसका नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए सतर्क रहें और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। इसके साथ ही अगर कोई किसी ने 2 साल हो गए या 3 साल हो गए ऐसे में रिटर्न फाइल नहीं किया है और अब वो करना चाहता है, तो कर सकता है क्या? जी ईशा जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने 2 साल पहले एक स्कीम और लॉन्च की है, जिससे 139(8) सेक्शन में यदि किसी ने लास्ट 2 साल के, यानी कि अभी हम मार्च 23 का रिटर्न भर रहे हैं, अप्रैल 22 से मार्च 23 का, यदि उससे पहले 2 साल के यानी मार्च 22 और मार्च 21 का यदि कोई रिटर्न भरना चाहता है तो विलम्ब शुल्क के साथ और एडिशनल टैक्स के साथ वो भी भर सकता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ ऐसे लोग जो कि अभी उत्सुक हैं भरने के लिए, इनकम टैक्स फाइल नहीं करते थे वो रिटर्न इसका, तो उन्हें क्यों करना चाहिए? आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जो कर देते हैं वो देश के विकास में लगता है, तो हमें रिटर्न इसलिए भरना चाहिए ताकि हम भी इंफॉर्मेशन दे सकें। ऐसा कुछ भी चीज़ ना रहे कि जिससे यदि हमें कल को नोटिस आए तो हम उसको जस्टिफाई ना कर सकें। आप इंफॉर्मेशन दे दें गवर्नमेंट को तो वो बेटर है। गवर्नमेंट आपसे पूछेगी तो वो आपके लिए एक पैनिक सिचुएशन होगी, आपको कंसल्टेंट के पास भी जाना पड़ेगा और आपको जो मेंटल स्ट्रेस के थ्रू पास होना पड़ेगा वो अलग होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जी, इसी के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया तो होती है, ऑफलाइन भी कोई ऑप्शन रहता है? अगर कोई व्यक्ति है वहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है और वो ऑफलाइन भरना चाहता है अपना इनकम टैक्स रिटर्न, तो क्या भरा जा सकता है? नहीं मैडम, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। ऑफलाइन रिटर्न डिपार्टमेंट की तरफ से टोटली बंद कर दिया गया है। जी, अगर ऐसा हो कि आज जैसे अंतिम तारीख है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, आयकर जो रिटर्न है उसे भरने की, और व्यक्ति का सर्वर डाउन हो अगर वेबसाइट का और व्यक्ति नहीं भर पाता है, तो ऐसे में फिर क्या, किसकी जिम्मेदारी मानी जाती है ये? देखिए, जिम्मेदारी वाली बात इसलिए नहीं कह सकते हम क्योंकि गवर्नमेंट ने 15 जुलाई से आपको फॉर्म अवेलेबल करा दिए हैं और 15 जुलाई से सरकार खुद इतने प्रचार प्रसार कर रही है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। आपके पास SMS आ रहे होंगे, आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताया जा रहा है, न्यूज़पेपर में डेली एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, रेडियो पे चल रहे हैं। तो सरकार ज़रूर इस बात को समझती है कि दूसरी जगह पे आप भर नहीं पा रहे हैं, चाहे आपके यहाँ कोई विपदा आई हो तो फिर इस चीज़ कंसिडर किया जाता है। पर फिर भी अगर डेट नहीं बढ़ती है तो आप ये मान के चलिए कि अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी डेली जो है डेटा शेयर कर रही है कि 6 करोड़ रिटर्न्स ऑलरेडी भरे जा चुके हैं कल की डेट में। बिल्कुल। कल संडे को ही 36 लाख रिटर्न भरे गए थे। जी। तो गवर्नमेंट कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हालांकि गवर्नमेंट काफी सफिशिएंट टाइम देती है हमें भरने के लिए। जी, तो हमें अंतिम समय के लिए नहीं बैठना है। फिर भी जो नहीं भर पाए हैं वो अभी प्रयास में लग जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। सीए हर्षल भावसार जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।